नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की एक नई सीरीज चला रहा हूं, जिसका कि पहला विषय भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन रहने वाला है। इस विषय को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाला है, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस विषय में जरूर जुड़े रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ था। तो मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग होते थे। एक होता था फारस की खाड़ी वाला मार्ग, दूसरा होता था लाल सागर वाला मार्ग। मतलब कि जितने भी पश्चिम में जो ये भारत है और भारत से पश्चिम में जितने भी देश थे, उसके लिए सिर्फ दो रास्ते जाते थे। एक तो फारस की खाड़ी वाला, दूसरा लाल सागर वाला जाता था। लेकिन ज़्यादातर जो व्यापार किया जाता था वो फारस की खाड़ी से किया जाता था, क्योंकि इसको ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। क्योंकि दो कारणों से जो ये लाल सागर वाला मार्ग था ना, वो थोड़ा कठिन था। अब क्या क्या कारण थे? एक तो जब हम लाल सागर वाले मार्ग से जाते थे तो इस मार्ग पे क्या है, कोहरा पड़ जाता था, मतलब कि अत्यधिक कोहरा पड़ना। और दूसरी बात थी, मार्ग में चट्टानें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चट्टानें थी, जिससे कि आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो ज़्यादातर दो, तो सीधा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि मध्यकाल में हम जो है वो पश्चिमी देशों के साथ जुड़ने के लिए किन मार्गों का प्रयोग करते थे? दो मार्ग, फारस की खाड़ी वाला मार्ग, लाल सागर वाला मार्ग। और ज़्यादा जो प्राथमिकता देते थे वो फारस की खाड़ी वाले मार्ग को देते थे, क्योंकि लाल सागर वाला मार्ग अत्यधिक दुष्कर था। यहाँ पर मार्ग में कोहरा पड़ता था, कोहरा पड़ने के कारण पता ही नहीं चलता था कहाँ जा रहे हैं, और मार्ग में बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी। और दूसरा क्या होता था कि जो एशिया में यूरोप को जाने वाली जो वस्तुएं अनेक जो राज्य एवं मार्गों से होकर गुजरती थी। जब एशिया से यूरोप को वस्तुएं जाती थी तो कैसे जाती थी? वो अनेक राज्य वो मार्गों से जाती थी, और हर राज्य को क्या देनी पड़ती, चूंकि मतलब टैक्स देना पड़ता था और उनको मार्ग पर कर देने पड़ते थे। तो ये भी उनका बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। और यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का भी क्या था, एकाधिकार था, जिसके कारण क्या है, नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। क्या होता था कि जो इटली के व्यापारी थे उनका यहाँ पे वर्चस्व था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन इसको पढ़ने से पहले अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन और जीबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। 499 में हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब है कि आप हमारी क्लासेस को कभी भी और किसी भी समय देख सकते हो। पिछली जितनी भी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस हुई है वो आपको फ्री मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एवरी सैटरडे आपका वीकली टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। मैंने बात की थी कि जो यूरोप के व्यापार में वो इटली का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, एकाधिकार था। लेकिन 1453 में क्या हुआ, तुर्कों ने कस्तूनिया पर विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। तो तुर्कों ने आपका कस्तूनिया पर विजय कब पाई? 1453 में। और जब इन्होंने, तुर्की साम्राज्य भी इसको ऑटोमन साम्राज्य को बोला जाता है, और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका भी अब नियंत्रण स्थापित हो गया। और फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र से होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें पैदा कर दी। अब बात करते हैं कि भारत में कैसे कैसे यहाँ पर जो है वो आगमन जो है यूरोपीय कंपनियों का। तो सबसे पहले भौगोलिक खोजों और व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाली सबसे नंबर 1 थे। यहाँ का शासक जो प्रिंस द हेनरी नेविगेटर था, इसने सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो भारत को ढूंढने में, अगर मैं कहूँ तो 1486 में एक पुर्तगाली नाविक, और इस पुर्तगाली नाविक का नाम था बॉर्थलोम्यूडेज। क्या नाम था? बॉर्थलोम्यूडेज। तो 1486 ईस्वी में बॉर्थलोम्यूडेज, जो कि एक पुर्तगाली नाविक था, इसने क्या किया, इसने ये भारत की खोज करने निकला, लेकिन ये कहाँ पहुंच गया? अफ्रीका के उत्तमाशा द्वीप को इसने खोज निकाला, जिसको कैप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पुर्तगाली नाविक के द्वारा आपका उत्तमाशा द्वीप, अफ्रीका में स्थित है आपका उत्तमाशा द्वीप, कैप ऑफ गुड होप की खोज की जाती है। तो कैप ऑफ गुड होप की खोज जो है वो पुर्तगाली नाविक बॉर्थलोम्यूडेज के द्वारा की जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद हमारे महान साथी कौन? आपके 1492 में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक नहीं निकलते। ये बोलते हैं कि वे भारत की खोज के लिए कहाँ निकलते हैं? ये पश्चिम दिशा में, पूरब की तरफ नहीं, पश्चिम दिशा में चले जाते हैं। बोलते हैं भाई साहब भारत पश्चिम दिशा में है। और ये भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरा यात्रा प्रारंभ करते हुए इन्होंने किसकी खोज की? अमेरिका की खोज कर दी। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अटलांटिक महासागर होते हुए क्या करी? जोखिम भरी यात्रा करी, और किसकी खोज कर दी? अमेरिका की खोज। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि 1492 में अमेरिका की खोज स्पेन की सहायता से किसके द्वारा की गई थी? तो बोलेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी। अभी दो व्यक्ति तो भारत नहीं पहुंच पाए। आपका जो बॉर्थलोम्यूडेज था वो कहाँ पहुँच गया? उसने उत्तमाशा द्वीप खोज निकाला भारत के चक्कर में। आपका जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसने अमेरिका, वहाँ के लोगों को उसने रेड इंडियन भी कहा।
ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसको कहानी की तरह समझना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा इसमें अंदर डेप्थ में घुसोगे, क्योंकि मैं बहुत डिटेल से चीज़ों को करवाता हूँ, मैं नहीं बोलता आप कोचिंग लीजिए। कोचिंग का मतलब है बस कंटिन्यूटी। अगर आप कंटिन्यूटी में रह सकते हो तो आप यूट्यूब पे भी मेरी वीडियो, और वहाँ पे बहुत सारे 11 सब्जेक्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट आपको मिलता है। कोचिंग लेने का बस फ़ायदा ये है, रिकॉर्डेड क्लास वहाँ पे मिलती है। ये फ़ायदा आप कहीं जॉब करते हो बाद में क्लासेस देख सकते हो, वरना ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट है जो मैं आपको यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ। पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं एक चीज़ बार बार बोलता हूँ, यूट्यूब पे पढ़ाना, ऐसे टॉपिक पढ़ाना शायद कोई आपको पढ़ाने वाला नहीं है। अब क्या हुआ कि 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्को डिगामा उत्माशा द्वीप के अंतरिम रास्ते हुए आया, मतलब अंतरिय के रास्ते होकर आया और भारत पहुंचा, और जो एक सीधा मार्ग था। तो वही जो वास्को डिगामा है वो 1498 ईस्वी में क्या है, वहीं उत्तमाचा द्वीप होते हुए भारत पहुंचा, जो कि एक सीधा रास्ता भी था। उसको भारत आने के लिए यूं को आया हो भारत, और इसने क्या की, भारत की समुद्री मार्ग से खोज करी। तो वास्को डिगामा भारत कब आया, बहुत डिटेल से हमारे एक बात करने वाले हैं। तो ये 1498, तो आखिरकार भारत को ढूंढने में कामयाबी किसको मिली समुद्री मार्ग से। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत की खोज नहीं आएगा, क्या आएगा, भारत की समुद्री मार्ग से खोज किसके द्वारा की गई, तो बोलेंगे सर वास्को डिगामा के द्वारा की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अब बात करते हैं जितनी भी यूरोपीय कंपनियां जो भारत आई, इनकी स्थापना वर्ष क्या थे। अच्छा, भारत कब आई वो भी मैं आपको यहाँ से बताता जाऊँगा। देखिए, अगर बात करें आपकी यूरोपीय कंपनियों की, तो पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना 1498 में हुई थी। और इसका जो भारत आई, जो ये आई थी भारत भी, ये 1498 में आई थी। स्थापना भी पूछी जा सकती है, भारत में आगमन भी पूछा जा सकता है। तो आगमन मैं आपको यहाँ साइड में बता रहा हूँ। दूसरा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1600 में हुई थी। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत 1608 के आसपास आई थी, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। इसके बाद है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी 1605 ईस्वी में। आपने अपने पास कॉपी बना लेनी है और उसमें लिख लेना है। कोचिंग लगा नहीं सकते तो यहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से आपको नोट्स बना रहा हूँ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616, स्थापना पहले हो गई थी और भारत आगमन आगे पीछे हुआ था। तो डेनिश 1616 में स्थापना और 1616 ईस्वी में ही ये भारत आए थे। इसके बाद है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 कब हुई थी, 64 में हुई थी। यहाँ पे हड़बड़ा जाते हैं लोग, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई एक ही चीज़ है। अंग्रेजी अलग है, फ्रांसीसी अलग है, और यही दो मुख्य कंपनियां भारत में लास्ट में रह गई। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, और भारत में जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई वो 1667 में आई। ये भी आपको डिटेल से याद रखना। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1731 में हुई, और भारत में भी इनका आगमन इसी दौरान हुआ। तो याद रखना है स्थापना वर्ष, पुर्तगाली 1498, आपका बात करें भारत, ये आए थे 1498 में आए थे। अंग्रेज 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, भारत 1608 में आए थे। डच लोग 1602 में इनकी कंपनी की स्थापना होती है, भारत 1605 में आए थे। उसी प्रकार आपका डेनिश 1616 में इनकी स्थापना, और भारत भी 1616 में आते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापना होती है, लेकिन भारत 1667 में आए थे। और आपका स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना 1731 में हुई थी। तो सारी बातें देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं, लेकिन जिसको सिलेक्शन लेनी है ना, वो बच्चा कभी बोर नहीं हो सकता। अच्छा, अगर बात करें पुर्तगालियों की, तो पुर्तगालियों द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने के जो मुख्य कारण थे वो आर्थिक और धार्मिक कारण थे। एक तो वो आर्थिक रूप से अपने आप को क्या है मजबूत बनाना चाहते थे, अपनी इकोनॉमी को क्या है अच्छा करना चाहते थे, और दूसरा था धार्मिक कारण में वो सक्रिय रहना चाहते थे, वो सीखना चाहते। देखो पुर्तगालियों की भी भारतीयों को बहुत ज़्यादा देन है, उनकी क्या क्या देन है हर एक बात हम वो भी करने वाले हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बात करें आपके आर्थिक कारण में, व्यापार करना उनका सबसे बड़ा वो था, और धार्मिक कारण में एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। दो प्रकार से पुर्तगाली भारत आना चाहते थे। यूरोप और भारत के बीच जो सीधे समुद्री मार्ग खोजने में जो वो प्रयास कर रहे थे वो यही था, एक आर्थिक कारण था, एक धार्मिक कारण था। दोनों बातें आपको याद रखनी। आर्थिक कारण था कि वो व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, उसे पैसा कमाना चाहते थे, और धार्मिक कारण था कि वो एशिया में जो ईसाई धर्म है उसका प्रचार करना चाहते थे। तो सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्को डिगामा ने क्या किया, भारत में कालीकट बंदरगाह जो कि केरल मालाबार तट के आसपास है,
पहुंचा। तो याद रखना, वास्को डी गामा जब 1498 ईस्वी में जब समुद्री मार्ग से उसने भारत की खोज की तो वो कहाँ पर पहुंचा, तो कालीकट बंदरगाह पहुंचा। इस बात को आपने याद रखना है। यहाँ पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया उसके साथ अपनाया गया। यहाँ पे पहले से जो अरबी व्यापारी थे भाई, वो क्यों उसके साथ प्यार दिखाएंगे, उन्होंने वैमनस्य का रवैया इसके साथ अपनाया। लेकिन उस समय ही जो यहाँ का राजा था, राजा जमुरीन जो था, इसने क्या किया, इसका स्वागत किया और इसको मसाले तथा जड़ी बूटियाँ ले जाने की अनुमति प्रदान की। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि जब वास्को डी गामा भारत आता है तो किस राजा के द्वारा उसका स्वागत किया गया था, तो केरल के या कालीकट के राजा उस समय के जो जमुरीन होते थे, राजा जमुरीन के द्वारा इनका स्वागत किया गया। इनका स्वागत करने के बाद इनको मसाले दी, जड़ी बूटियाँ दी, और जब ये वापस वास्को डी गामा गया ना, तो 60% का फ़ायदा यहाँ पे पुर्तगाल जाके उसको उस मसाले को बेचकर हुआ। और जब ये बात वहाँ पे पता चली तो 1500 ईस्वी में अल्वारेज क्रेबल के नेतृत्व में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत आया। तो सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में कि पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत कब पहुँचा, तो बोलेंगे 1500 ईस्वी में अल्वारेज केवल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत पहुंचा और ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल चला गया। मतलब ये पैसे कमाने के माध्यम से, यहाँ पे व्यापार के माध्यम से आए थे। फिर 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। पहले वास्को डी गामा कब आया था, 1498 में आया था, लेकिन बाद में फिर दोबारा आया कब, 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। और इसी वर्ष में इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। तो पुर्तगाली जो लोग थे उनके लिए प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कब की गई, तो 1502 में कोचीन में प्रथम पुर्तगालियों की जो फैक्ट्री है वो किसने लगाई, तो भैया याद रखेंगे ये फैक्ट्री जो लगाई गई वो वास्को डी गामा के द्वारा लगाई गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। और भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती भी इनके द्वारा ही बसाई गई थी। अगली लाइन है कि 1505 में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे समय आगे गया तो पुर्तगाली सरकार ने एक नई पॉलिसी बना दी कि भैया हम क्या है, भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की इन्होंने की। तो भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति पुर्तगाली सरकार ने कब की, तो 1505 ईस्वी में की। और इस संदर्भ में जो पहला गवर्नर भारत में पुर्तगालियों का बना वो अल्मेडा बना। तो पुर्तगाली सरकार का भारत में पहला गवर्नर कब बनाया, 1405 में बनाया, और इस गवर्नर का नाम था अल्मेडा। तो बात करें अल्मेडा की, तो अल्मेडा 1505 से 1509 के बीच भारत में गवर्नर बनते हैं। तो पहला गवर्नर पुर्तगाली सरकार का भारत में कौन बना था, अल्मेडा साहब बने थे। एक बात ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री कोई आपको यूट्यूब के अंदर एसपीटीजीटी कमीशन के लिए शायद ही पढ़ाने वाला है। कोचिंग में भी जाओगे तो इतना डिटेल से कोई, मैंने भाई हाथ से बनाए नोट्स है, हाथ से बना रखे, और एक चीज़ आपको यूट्यूब में ना बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर हर हर महादेव लिख देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, क्योंकि उनकी कृपा से ही सब कुछ ये हो रहा है। तो अल्मेडा की बात करें तो अगर आप भी महादेव के भक्त हो या किसी और भगवान के भक्त हो तो आप जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और उनका कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिख दीजिए। तो अल्मेडा ने सबसे पहले जब एक भारत का गवर्नर बना, टाइम पीरियड पूछा जाएगा 1505 से 1509, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना भी नहीं होगा। तो अल्मेडा ने कोचीन का दुर्गीकरण करवाया। तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया और इसे अपना मुख्यालय बनाया, तो कोचीन का दुर्गीकरण करवा के इसे अपना मुख्यालय जो बनाया वो अल्मेडा साहब के द्वारा बनाया गया था। और 1508-1509 ईस्वी में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को पराजित किया। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है किस पुर्तगाली आपके गवर्नर ने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त जलबेड़े को, जो पानी के अंदर जो बेड़े रहते थे, लोग रहते थे, उनको पराजित कर भैया द्वीप पर अधिकार कर लिया। तो याद रखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसने क्या है, यहाँ पर इसने क्या, एक द्वीप पर जो है इसने गुजरात को हरा दिया। गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त जो जलबेड़े थे उनको हराकर यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। ये था अल्मेडा, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर। इसके बाद आता है अल्बुकर्क। भाई अल्बुकर्क की बात करें तो अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का पहला वास्तविक संस्थापक था और इसने 1510 ईस्वी में बाजीपुर से गोवा को जीत लिया। तो याद रखना है इसने क्या किया, इसने जो बीजापुर है, भाई ये बीजापुर है, बाजीपुर नहीं है, बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किले बंदे करवा लिए। तो अल्बुकर्क ने क्या महान कार्य किया, हर पुर्तगाली गवर्नर ने कुछ ना कुछ किया, इसीलिए ये आगे बढ़ते गए। तो अल्बुकर्क क्या है, 1509 से 1515 इसका टाइम पीरियड था। इसने पुर्तगाली सत्ता का ये वास्तविक संस्थापक। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक, देखो संस्थापक हम बोलेंगे किसको, संस्थापक तो हम बोल ले भैया, संस्थापक हम जो वास्को डी गामा को बोल सकते हैं, लेकिन भाई वास्तविक संस्थापक जिसने वास्तविक तरीके से पुर्तगालियों की नींव भारत में रखी थी तो वो था आपका अल्बुकर्क।
तो ये आपका अल्बुकर्क। अल्बुकर्क की बात करें तो ये पुर्तगाली सत्ता का क्या था, एक वास्तविक संस्थापक था, और इसने बीजापुर से गोवा को जीत लिया, और गोवा को जीतने के बाद यहाँ की क्या करवाई, किलेबंदी करवाई। तो ये बीजापुर है, ये आपको ठीक से यहाँ पे ठीक कर ले आप इसको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भारत में कौन था, तो क्या बोलेंगे भैया, आपका अल्बुकर्क साहब था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। इसके बाद पुनः वास्को डी गामा भारत आया, और वास्को डी गामा का जो टाइम पीरियड, जब ये तीसरी बार भारत आया, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत कितने बार आया, तो 3 बार आया। तो 1524 से 1529 तक ये यहाँ पर फिर गवर्नर रहा, और यहाँ 1529 में ही इसकी गोवा में मृत्यु हो गई। तो भाई वास्को डी गामा की मृत्यु इंडिया के अंदर हुई है, और कहाँ पर हुई है, तो बोलेंगे सर गोवा में हुई है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि गोवा में वास्को डी गामा की कब्र कहाँ बनाई गई है, तो इसी गोवा में वास्को डी गामा की कब्र भी बनाई गई है, और सेंट जेबियार ईसाई संत की कब्र भी गोवा में ही है। तो 2 संत, एक तो आपका सेंट जेबियार ईसाई संत, उसकी कब्र भी कहाँ पर है, गोवा में, और जो आपका वास्को डी गामा है उसकी संत भी कहाँ, उसकी आपकी जो कब्र है वो भी कहाँ पर है, गोवा में है। तो वास्को डी गामा भारत तीसरी बार कब आया था, 1524 से 29 आया था, भारत में गवर्नर रहा, लेकिन भारत में ही मृत्यु हो गई, और इसके बाद भारत के गोवा में ही इसकी जो है वो कब्र भी बना दी जाती है। वास्को डी गामा के बाद भारत में नुनो दा कुनार आता है। अगर यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था, अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी नुनो दा कना था। इसने क्या किया था, नुनो दा कना ने, इसने 1530 ईस्वी में कोचिन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचिन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बना दिया, तो कोचिन की जगह गोवा को जो अपनी राजधानी बनाया था वो नुनो दा कुना ने बनाया था। टाइम पीरियड आपको याद रखना 1529 से 1538 ईस्वी। नुना ने क्या किया, तो नुना ने मद्रास के निकट सैंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। तो सीधा क्वेश्चन कि मद्रास के निकट किसके द्वारा, किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा, सैंथोम की, और बंगाल में हुगली में बंगाल में हुगली और पुर्तगाली वस्तुओं की नींव रखी। तो ये किसके द्वारा की रखी गई थी, तो ये रखी गई थी आपकी किसके द्वारा, आपके नुनो दा कना के द्वारा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। तो भारत के पूर्वी तट में, इससे पहले जितनी भी लगाई वो पश्चिमी तट में लगाई थी, तो भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का, पुर्तगाली व्यापार का जो सबसे पहले जो आपका क्या किया था, बढ़ावा किया था, विकास किया था, या पूर्वी तट पे पहली फैक्ट्री लगाने वाले पहले पुर्तगाली गवर्नर तो नुनो दा कुना थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड आपको इनका जरूर याद रखना है। इन वीडियो को आप दो बार तो कंपलसरी देखना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री है, कोई ज्योग्राफी नहीं है कि चुटकियों में समझ आ जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे डिटेल से आपको ये समझ आ जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे डचों का आगमन। अगर डचों के आगमन की बात करें, पुर्तगालियों की, अच्छा पुर्तगालियों की भारत को क्या क्या देन है, ये भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो पुर्तगालियों ने भारत को, देखो प्रेस जो है वो, प्रेस जो आपका जो आप प्रिंटिंग करते हैं वो पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती भारत में जो 1508 में सबसे पहले हुई थी वो भी पुर्तगालियों की ही देन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पपीता, अनानास, लीची, संतरा, मूंगफली, काजू, ये बादाम की सारी जो खेती है ना वो सब पुर्तगालियों की देन है भारतीयों को। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको बताई यहाँ पे। अगले हैं भाई डच। अब डच लोग भारत कैसे आए, तो डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है कि डच कहाँ से आए थे, तो हॉलैंड या नीदरलैंड से आए थे। भाई सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल सुमात्रा पहुंचा। तो पहले ये भारत आने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन इनका पहला अभियान दल कहाँ पहुंचा, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पहुंचा। तो हॉलैंड के या नीदरलैंड के निवासी थे, और सबसे पहले 1595 में डचों का जो पहला अभियान दल है किसके नेतृत्व में, आपका सुमात्रा पहुंचा। तो याद रखना कार्नेलियस हाउटमैन, ऐसे नाम हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में याद रखने पड़ते हैं। और 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर इन्होंने क्या कर दिया, मिलाकर हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। तो 1602 में क्या होता है, 1602 में विभिन्न जितनी भी सारी डच कंपनियां थी ये आपस में मिल गई, और वहाँ पे जो हॉलैंड की सरकार थी उन्होंने कंपनी बना दी, और कंपनी का नाम रख दिया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। तो सीधा
क्वेश्चन परीक्षाओं में एक और बनता है कि भाई आप सीधा सीधा ये बताइए कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड किस कंपनी का, किन कंपनियों का एक जोड़ है। तो ये डच कंपनियों का जोड़ है आपका यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है, 1602 ईस्वी में होती है। देखिए हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जितनी ज़्यादा बातों को डिटेल से याद रखोगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आपको नंबर दिलाने वाली है और इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है। अगर बात करें तो सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक वॉन दी हेर, क्या नाम है इसका, वॉन देर हैग, ये वॉन देर हैग है, वान देर हैग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल आपके अपने भारत पहुंचा और इन्होंने क्या है, पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। भैया आपको याद रखना है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, कोचीन में लगाई थी। लेकिन भैया क्वेश्चन पूछेगा कि आपके जो डच लोग थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली है, हर एक बात परीक्षाओं में आपको नंबर दिलाने वाली है। दूसरी बात है 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई। तो पूर्वी तट को 1610 में क्या है, पूर्वी तट पर ही, पूरब वाला जो तट है ना भारत का, मान लो भारत है और यहाँ पे पूर्वी वाले तट पर ही इन्होंने क्या लगा दिया, अपनी फैक्ट्री बना दी और इसे अपना मुख्यालय भी बनाए, साथ में इसको क्या बनाए, अपना मुख्यालय भी बनाए। और ये लोग यहाँ स्वर्ण पैगोडा, सोने की मुद्रा ढालते थे, मतलब कि सोने की मुद्रा को बनाते थे, ये बात आपको याद रखना है। तो डच लोगों ने क्या किया, सबसे पहला जो इनका नेतृत्व जो भारत जो पहुंचा वो किसके नेतृत्व में, तो 1605 में वॉन डेर हेग के नेतृत्व में भारत पहुंचता है और इन्होंने पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में, तो डच लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, मसूलीपट्टनम में लगाई थी। और दूसरी बात आपको जो याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को क्या बना दिया भाई, अपनी वहाँ पे फैक्ट्री लगा दी और इसे अपना क्या बना दिया, हेडक्वार्टर, मुख्यालय बना दिया। तो सीधा क्वेश्चन याद रखना है कि डचों ने अपना मुख्यालय कहाँ पर बनाया, तो पुलिकट को डचों ने क्या बनाया, अपना हेडक्वार्टर बनाया, मुख्यालय बनाया। और यहाँ और डच लोग कहाँ पर सोने की मुद्रा को ढालते थे, तो वो भी कहाँ पे ढालते थे, आपका पुलिकट में ही ढालते थे। 1653 ईस्वी में डचों में बंगाल चिंचुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो भाई सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डचों लोगों के द्वारा बंगाल के चिंचुरा में कब फैक्ट्री स्थापित की या कहाँ पे की गई। तो डचों ने जो है बंगाल में स्थित चिंचुरा में क्या है, अपनी फैक्ट्री 1653 में स्थापित की और बंगाल में ये डचों का सबसे पहला केंद्र था। तो सीधा क्वेश्चन और बनता है कि बंगाल में डचों का पहला केंद्र कहाँ पर था। ऐसे क्वेश्चन टीजीटी कमीशन में, इस प्रकार की पढ़ाई टीजीटी कमीशन के लिए करनी पड़ेगी, तब जाके आपका परीक्षाओं के लिए आपका चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो याद रखना 1653 में बंगाल के चिंचुरा में अपनी फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई, तो डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री बंगाल के चिंचुरा नामक स्थान में लगाई, 1653 में लगाई। ये क्या था, बंगाल में डचों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, इस बात को आपने याद रखना है। और डच लोग भारत से सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक, चावल का निर्यात करते थे। तो भारत से भाई क्या क्या निर्यात करते थे, तो देखो सूती वस्त्र यहाँ से ले जाना, नील ले जाना, आपका शोरा ले जाना, शोरा भी एक फसल है, कच्चा रेशम, अफीम, नमक, चावल, इन सब का निर्यात डच लोग करते थे। और डच लोग भारत से मसाला निर्यात नहीं करते थे। सबसे बड़ी बात, जो आपके पुर्तगाली थे उन्होंने मसालों से ही पैसे भारत से ज़्यादातर कमाए थे, लेकिन जितने डच लोग कभी भी भारत से मसालों का निर्यात नहीं करते थे। ये बहुत बड़ी हेडिंग, बहुत बड़ी टैग लाइन मैं आज आपको बता रहा हूँ, बहुत परीक्षाओं में काम आने वाली टैग लाइन है ये, कि डच लोग भारत से मसालों का निर्यात नहीं करते थे। अब आइए वापस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। भाई अंग्रेजी कंपनी का आगमन भारत में कैसे होता है, कैसे कैसे ये कंपनी बनी। तो एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल ब्रिटिश इतिहासकाल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटिश इतिहासकाल का जो स्वर्णिम युग का जो इतिहासकाल है वो किस, एलिजाबेथ प्रथम का ही, महारानी एलिजाबेथ जो थी। और यह कई दृष्टियों से देखो महत्वपूर्ण रहा और इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए अनेक प्रयास भी किए गए थे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। महारानी एलिजाबेथ के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना की जाती है। तो 31 दिसंबर की बात और 1600 ईस्वी की बात है, एक विशाल व्यापारिक संघ की, एक विशाल व्यापारिक संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है, जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्या बोलेंगे, द गवर्नर एंड द कंपनी, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन
ट्रेंडिंग, ये ट्रेंडिंग है भाई, ये डी यहाँ पे लगा देना है, ट्रेंडिंग इन द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का अनेक शेयर उस समय, अनेक शेयर होल्डर उस समय होते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी तो उसका नाम था, ये आप पूछा जा सकता है, स्थापना 31 दिसंबर 1600 एग्जैक्ट भी आ सकता है। कंपनी का पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। भाई ये याद रखना है, ये टॉपिक कोई ऐसे वैसे टॉपिक नहीं है, इनको बढ़िया से पढ़ोगे तो माइंड में चीज़ें बैठ जाएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी तो उसका नाम था आपका द गवर्नर एंड द कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और कंपनी की पहली यात्रा 1601 ईस्वी में जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए तब हुई। तो कंपनी ने जो है पहली यात्रा 1601 ईस्वी में कब की, जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉपकिंस के नेतृत्व में, कैप्टन हॉपकिंस के नेतृत्व में पहला प्रतिमंडल एक जहाज है, इस जहाज का नाम आपको याद रखना है, हेक्टर नामक जल जहाज से भारत के सूरत पहुंचा। तो भारत में अंग्रेजों या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला दल किसके नेतृत्व में भारत पहुंचा? तो हेक्टर नामक जल जहाज से कैप्टन हॉपकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में भारत के सूरत पहुंचा। यहाँ पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की भी स्थापना की। तो पहली अस्थायी, स्थायी मतलब कि जो परमानेंट, लेकिन अस्थायी मतलब कि जो आपकी कभी भी उठ सकती है वहाँ से। तो पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पे की? तो सूरत में की, भाई याद रखना है। और 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉपकिंस के नेतृत्व में पहला प्रतिमंडल भारत आया था। किस जहाज से आया था? हेक्टर नामक जहाज से आया था। ये बात आपको याद रखना है। और उस समय भारत में जो शासनकाल था वो किसका चल रहा था? जहांगीर का चल रहा था। अगर कैप्टन हॉपकिंस की बात करें तो ये सूरत पहुंचा और इसने क्या है, ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा और इसने 400, अब जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने इसको 400 का मनसब, देखो अंग्रेज बोलने में तो अच्छे थे ही, तो जहांगीर को पटा लिया होगा और एक खान की उपाधि, कौन सी खान की उपाधि? इंग्लिश खान की उपाधि दी। तो इनको इंग्लिश खान की उपाधि दी। और दूसरा जो है इनको क्या है, इनको जो है वो 400 मनसब और इंग्लिश खान की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई? तो 400 मनसब और इंग्लिश खान की जो उपाधि है जहांगीर के दरबार में आपको किसको? कैप्टन हॉपकिंस को दी गई। तो इंग्लिश खान की उपाधि किसको मिली? ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किस अंग्रेज को दी? तो बोलेंगे आपका कैप्टन हॉपकिंस को दी। इसके बाद 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। तो 1611 ईस्वी में इसके बाद इन्होंने क्या किया? अब मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री, तो अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री कब लगाई? पहली फैक्ट्री तो, पहली अस्थायी फैक्ट्री तो सूरत में लगा चुके थे, अब फैक्ट्री लगा दी कहाँ पे? आपके अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगा दी। ठीक है, तो दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगा दी? मसूलीपट्टनम में। और 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री लगाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अनुमति किसकी? यहाँ भी जहांगीर की अनुमति से इन्होंने क्या लगा दी? अपनी पहली स्थायी। तो धीरे धीरे अंग्रेज जो है अपना, अंग्रेज है, पुर्तगाली है, डच है, इन यूरोपीय कंपनियों ने भारत में क्या है, अपना धीरे धीरे राज जमाया। धीरे धीरे ये भारत में आ रहे थे और 1613 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री भारत में लगा दी। और 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में कौन पहुंचा? आप बोलेंगे पता ही नहीं है सर हमको, तो भाई पता करना पड़ेगा, तब जाके कमीशन निकलने वाला है। तो सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आए? 1615। किसके राजदूत के दूत में आया? ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया और 3 वर्षों तक 1618 तक जहांगीर के दरबार में रहा। तो ये भी आपको याद रखना है कि जहांगीर के दरबार में आपका जो जेम्स प्रथम है वो कितने साल के लिए रहा? तो 3 साल के लिए रहा। अब जब ये भारत में रहा होगा तो कुछ ना कुछ तो सीख के गया होगा। तो इसने व्यापार करने से संबंधित और व्यापार करों के छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किए। तो टॉमस रोर ने बड़ा काम कर दिया। इसने क्या किया? व्यापार करो एवं छूट से संबंधित जो लाइसेंस कंपनी को दिए, कि जो टैक्स जो है वो बिजनेस पे जो टैक्स लगता था, कर जो लगता था, को कम करवाया आपका किससे? जहांगीर से। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो 1632 ईस्वी में धीरे धीरे ये बहुत बड़ी जीत अंग्रेजों के लिए की थी। 1632 में क्या हुआ कि 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के जो सुल्तान होते थे, गोलकुंडा के जो राजा होते थे, गोलकुंडा के जो सुल्तान थे अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले उनको बोला कि हम आपको 500 पाउंड देंगे, 1 साल का वार्षिक कर देंगे, बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। भाई ये बहुत बड़ी बात थी। तो किस व्यक्ति के द्वारा अंग्रेज
अंग्रेजों ने गोलकुंडा के किस सुल्तान से, नाम था अब्दुल कुतुब शाह, अब्दुल कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी व्यापारियों से व्यापार करने के अधिकार को प्राप्त कर लिया। और लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों के लिए लाभकारी था, इसीलिए इसको सुनहरा फरमान के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो 1632 में अंग्रेजों ने बहुत बड़ी विजय पाई। इन्होंने क्या किया, गोलकुंडा के जो सुल्तान थे अब्दुल कुतुब शाह, इससे क्या किया, 500 पाउंड इसको दे दिए। 500 पाउंड देने के बाद क्या हुआ भाई, 500 पाउंड में वार्षिक कर के बदले बोला जितने भी गोलकुंडा के आर बार जो है क्या होंगे, आपकी बंदरगाह होंगे, ये मुझे चाहिए। और ये इस फरमान को तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों के लिए सुनहरा फरमान क्या था। तो सुनहरा फरमान आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह से क्या ले लिया, 500 पाउंड के बदले, वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों पर क्या कर लिया, अपना वर्चस्व हासिल कर लिया। इसीलिए इसको क्या कहा था, सुनहरा फरमान के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बहुत डिटेल से आगे बढ़ेंगे। अब क्या हुआ, अब 1632 में तो इन्होंने गोलकुंडा के सभी बंदरगाह जो है अपने आस, गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों को अपने आसपास ले लिया, जिसको सुनहरा फरमान भी कहा। तो 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। अंग्रेज धीरे धीरे अपने आप को क्या है, यहाँ पे शक्तिशाली बना रहे थे। और यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया। तो भाई याद रखना है, अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कहाँ करवाया, तो मद्रास में। क्यों कराया, क्योंकि उन्होंने चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों को मद्रास पर जो है वो पट्टे पर प्राप्त किया। तो मद्रास को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो चंद्रगिरी के शासक से कब हासिल किया था, तो 1639 ईस्वी में किया था। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, भाई उस समय पुर्तगाली भी भारत में थे और एक पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन। कैथरीन का जो विवाह है वो पुर्तगालियों के एक राजा के साथ, चार्ल्स द्वितीय के साथ हो जाता है। और चार्ल्स द्वितीय के साथ ये विवाह होता है तो याद रखना है 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। अब जब विवाह हुआ तो दहेज के रूप में, इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों को दहेज के रूप में बम्बई चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ। तो भाई पुर्तगालियों के किस सम्राट ने पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह किया, तो भाई पुर्तगाली राजकुमारी थी राजकुमारी कैथरीन। और बम्बई के जो आपके जो यहाँ की जो अंग्रेजी सम्राट थे वो थे आपके कौन, चार्ल्स द्वितीय। इन्होंने इनको दे दिया भाई कि ले ये दहेज में है तुमको, पुर्तगालियों ने, और इनको दे दिया तो ये इनको दहेज के रूप में मिला। ये बात आपको याद रखनी है, पूरी कहानी की तरह समझना है। अगर आप कहानी की तरह नहीं समझ पाओगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। ये हिस्ट्री है, ये बहुत बड़ा है और इसको थोड़ा सा फास्ट मोड में देख सकते हो, लेकिन कहानी की तरह समझ गए तो बात बनने वाली है। अगला है 1669 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड, मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। अब इसने क्या करना था बम्बई का, चार्ल्स द्वितीय ने क्या करना, अब चार्ल्स द्वितीय ने सोचा कि अंग्रेज अपने आदमी है, इनको क्या दे दिया, 10 पाउंड वार्षिक कर किराए में दे दिया। और फिर कंपनी ने औगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर दिया और बम्बई के गाँवों का शहरीकरण किया। तो कंपनी ने जब चार्ल्स द्वितीय से 10 पाउंड में बम्बई को खरीदा था तो किसको अपना अधिकारी नियुक्त किया, तो औगियार को नियुक्त किया। औगियार को नियुक्त करने के बाद अब कंपनी ने क्या किया, औगियार को जब नियुक्त किया तो भैया उसने क्या किया, बम्बई के शहरीकरण करवा दिया, उसका दुर्गीकरण करवा दिया, ठीक है। और 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खान, बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम खान से 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। भैया अब धीरे धीरे देखो, पहले गोलकुंडा में वर्चस्व अपनाया, उसके बाद चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को ले लिया, फिर इनको सोने पे सुहागा। तो ये हो गया कि जो चार्ल्स द्वितीय थे उन्होंने इसको बम्बई मात्र 10 पाउंड में दे दिया। फिर 1698 में अब देखो बंगाल के जो जमींदार है इब्राहिम खान ने 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी इनको खरीद के दे दी। और ये गांव थे गोविंदपुर, सुतानती और कोलकाता। तो तीनों गांव आपको याद रखने कि अंग्रेजों ने जो आपका जो इब्राहिम खान था इनसे कितने में गांव लिए, 1200 में गांव लिए। कौन कौन से थे, गोविंदपुर, सुतानती और कोलकाता। ये तीनों गांव आपको याद रखने हैं। और यही तीनों गांव विकसित होकर एक नगर बाद में बन जाते हैं और उस नगर का नाम जो आज की डेट में बहुत मशहूर है कोलकाता है। तो कोलकाता किन 3 गाँव से मिलकर बना है, तो गोविंदपुर, सुतानती और कोलकाता। आपका कोलकाता, ये तो तीनों। और इस नगर को बसाने का जो श्रेय है किस अंग्रेज को जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये श्रेय जो है वो जॉब चारनाक को जाता है। तो जॉब चारनाक को आपका जो जॉब चारनाक साहब थे, इन्हीं को कलकत्ता नगर बसाने का श्रेय जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है।
और बहुत इंपॉर्टेंट बात अगली बता रहा हूँ, तो 1700 ईस्वी में कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा फोर्ट विलियम किले की स्थापना की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्ट विलियम किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो फोर्ट विलियम किले का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया और यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। और फोर्ट विलियम किले का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर था। तो याद रखना है कि फोर्ट विलियम किले का निर्माण अंग्रेजों ने कहाँ पे किया? कलकत्ता में किया। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, यह पूर्वी भारत की बस्तियों का प्रमुख केंद्र जो है वो आपका फोर्ट विलियम किला था और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर चार्ल्स आयर थे। अगली बात है कि 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्गुसियर के दरबार में पहुंचा और इस प्रतिनिधिमंडल ने हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था। तो क्या हुआ कि 1715 ईस्वी की बात है, तो एक प्रतिनिधिमंडल, एक जॉन सरमन होते थे, उनके नेतृत्व में मुगल सम्राट एक होते थे फर्गुसियर, उनके दरबार में ये गए। तो इस प्रतिनिधिमंडल में एक चिकित्सक था, एक डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन। तो कौन सा चिकित्सक मुगल सम्राट फर्गुसियर के दरबार में पहुंचा? हैमिल्टन पहुंचा। जा किसके नेतृत्व में रहते? तो फर्गुसियर के दरबार में, मुगल सम्राट फर्गुसियर के दरबार में कौन से अंग्रेजों का प्रतिनिधिमंडल गया? तो जॉन सरमन की अध्यक्षता में, जिसमें कौन था? हैमिल्टन भी था। अब हैमिल्टन ने फर्गुसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई। अब हैमिल्टन ने क्या किया? हैमिल्टन भाई ने जो है वो फर्गुसियर को एक गंभीर रोग हो गया और गंभीर रोग से इसको मुक्ति दिलाई। इससे प्रसन्न होकर फर्गुसियर ने 1717 ईस्वी में फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियासतें दे दी। भाई फर्गुसियर बीमार हो गए, जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल उनके दरबार में जा रहा था। दरबार में जाते जाते हैमिल्टन साहब ने उनको ठीक कर दिया। ये खुश होकर इन्होंने क्या दे दी? कंपनी को अनेक रियायतें कब दे दी? 1717 ईस्वी में दे दी। आज का लास्ट है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई डेनिश डेनमार्क के निवासी थे जो 1616 ईस्वी में भारत आए और बंगाल स्थित सेरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की और भारत में इनका मुख्य केंद्र था। तो डेनिश लोग जो भारत आए थे वो कहाँ पे आए थे? डेनमार्क के ये निवासी होते थे और 1616 ईस्वी में भारत आए थे और बंगाल में स्थित चिंसुरा सेरामपुर में क्या लगाई इन्होंने? अपनी राजधानी, अपनी बस्ती बसाई थी। तो देखिए, जैसे कि पुर्तगाली आई वो कोचीन आए, आपका डच आए, डच कहाँ पे आए? डच आपके मसूलीपट्टनम में आए, अंग्रेज आए, अंग्रेज सूरत में आए, तो और जो आपके डेनिश है वो सेरामपुर में आए। तो ये सारी बातें आए कब कब ये मैं आपको बता चुका हूँ। 1616 में आए डच लोग। और फ्रांसीसी कंपनी का आगमन भारत में कैसे हुआ? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 12 के शासनकाल में जो है वो लुई 14वें के शासनकाल में इसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 में हुई। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो लुई 14वां जो था उसके शासनकाल में उसका एक मंत्री होता था कोलबर्ट ने किए वही प्रयास और 1664 में क्या कर दी? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कर दी। सर्वप्रथम 1667 में फ्रैंक केरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत पहुंचा और यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। तो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे की? भाई याद रखना है, फ्रांसीसियों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी वो आपके कहाँ पर की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो फ्रांसीसियों ने, फ्रैंक केरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत पहुंचता है और यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कर दी और भारत की सूरत पहुंचता है और यहीं पर पहली फैक्ट्री लगाई। और 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से एक जमीन प्राप्त की और इसी जमीन पर चंद्रनगर नामक, कौन सा भाई? चंद्रनगर नामक एक फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 1673 में किस सूबेदार से जो है वो जमीन प्राप्त करते हैं? तो शाइस्ता खान से करते हैं और यहीं पर चंद्रनमक नामक प्रसिद्ध जो है वो बस्ती का इन्होंने क्या कर दिया? विकास कर दिया। 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को अपना मुख्यालय बनाया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौंडीचेरी को कब मुख्यालय बनाया? 1701 में बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर कौन बना? फ्रांसिस मार्टिन बना। तो फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को क्या बनाया? अपना मुख्यालय बनाया। कब बनाया? 1701 में। और यहाँ का पहला गवर्नर आपका फ्रांसिस क्या बनाया? फ्रांसिस मार्टिन को बनाया। और 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पौंडीचेरी आया। इसके समय में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। तो फ्रांसीसी व्यापार का जो विकास है वो कब हुआ था? तो वो आपका 1700 कब हुआ था? 35 में हुआ था। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको भी मेरी वीडियो और कंटेंट थोड़ा भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा एक बार हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी को हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।